एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स के बारे में। यानी कि वायुमंडलीय दाब और जो हवाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो मत डरना, इसको आप पढ़ लो पूरा, देखो कंटेंट को। उसके बाद हिंदी मीडियम वाली बुक जो है या एनआईएस की ही बुक है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, तो उसको आप जब पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ये चैनल आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, क्योंकि अब तक हमने साइंस पे ज़्यादा काम किया है तो साइंस वालों तक ज़्यादा पहुंचता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि एक सही इन्वायरमेंट बना पाएँ आप लोगों के लिए, और आर्ट्स के विद्यार्थियों में हम ज़्यादा काम तभी कर पाएंगे जब ज़्यादा विद्यार्थी हम पे कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए आपका कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या कुछ बेसिकली दिया गया है कि यू हैव लर्न ऑलरेडी, आपने पढ़ा एटमॉस्फेयर कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि टीएमए का चैप्टर था। तो मतलब इसने लिखा है कि आप देखें कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे इंसुलेशन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का। तापमान कभी भी एक जगह पे फिक्स नहीं होता, अलग अलग जगह पे बदलता रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये सेंसेशन, ये जो मूविंग होता है, जो हम देखते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे, जिस तरह से हवाओं का या बाकी चीज़ों का है, आप इतना छोड़िए ना, आप नॉर्मल बात बताइए। आप अब 2-3 जगह तो ज़रूर आपने अभी तक घूमा होगा मिनिमम, जो नहीं भी कहीं जाता है। तो आप गेस कीजिए कि अगर आप दिल्ली में हैं या आप मुंबई गए हैं या आप राजस्थान गए हैं, तो क्या जो मौसम है, जो तापमान है, जो हवाएं हैं, इतना भी छोड़ दीजिए। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में क्या हर महीने एक जैसा मौसम होता है हमारे पास में? नहीं होता है ना। और क्या हवाएं हमेशा 24 घंटे एक जैसी होती है? नहीं होती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, जहाँ हीट है, कभी गर्मी ज़्यादा, कभी कम, कभी कुछ कभी कुछ, तो यही तो ज्योग्राफी हमें पढ़ाता है। ज्योग्राफी यानी भूगोल क्या है? बेसिकली एक साइंस है, एक विज्ञान है। लेकिन हम क्या कह देते हैं, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है जी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये बहुत ही नॉलेज, डीप नॉलेज का सब्जेक्ट है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आपको मालूम है कि हमारे ऊपर एक दबाव लगता है जिसको हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं? वायुमंडल का हमारे ऊपर लगता है। सर, वायुमंडल का दाब हमारे ऊपर कैसे लगेगा, कैसे ये प्रेशर लगता है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में क्या है, जो हवा है वो गैसेस का मिक्सचर है। जो गैस है ना, बहुत सारे, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर है। देयर सो मेनी गैसेस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ। वाटर वेपर भी है, क्यों नहीं वाटर वेपर? हाँ सर, वाटर वेपर है। डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, हाँ है। तो ये जब एक लेयर बना देगा, आपके सर के ऊपर एक कंबल में रख दूं, या ठंडी सर्दियों में जब रजाई अपने ऊपर आप लेते हैं, तो आपको ऊपर थोड़ा महसूस होता है कि नहीं होता, बताइए। तो आप कैसे आप मान रहे हैं कि हमें नहीं? अरे बचपन से हमें आदत है, हमें पता ही नहीं चलता है। सच्चाई तो ये है। द एयर विद हैवी वेट मीन्स गैसेस। भाई, हवा के पास हैवी वेट मतलब गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स, जब एक साथ हो जाते हैं ना, और जब वो कंप्रेस हो जाते हैं, तो वहां पर एक प्रेशर डिस्पर्स करते हैं। इन लो वेट प्रेशर एयर पार्टिकल्स डिस्पर्स लोकेटेड फार टू ईच अदर। जब दूर दूर होते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, थोड़ा प्रेशर कम जाएगा। जब एक जगह होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। दिस वेट ऑफ एयर इज नोन एज एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे वायु दाब कहते हैं या इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ध्यान रहेगा। दूसरे शब्दों में कहें कि जो हवा का मास है, मॉलिक्यूल्स का, एयर मॉलिक्यूल्स का, कैन डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन डिफाइन कर रहा है? विच इज डिफाइनिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेसिकली जो डिफाइन कर रहा है, वो कोई और डिफाइन नहीं कर रहा है, एयर के मॉलिक्यूल से डिफाइन कर रहे हैं। इट इज मेजर्ड एट अ पार्टिकुलर सरफेस पर यूनिट एरिया। हेलो, एक यूनिट एरिया में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा एक एरिया बना लीजिए, उसमें कितना ये प्रेशर दे रहे हैं, वही हम जनरल बोलते हैं, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट एक्ट्स एज ए फोर्स ऑन द अर्थ सरफेस। कहीं ना कहीं ऊपर से एक बल, फोर्स की तरह काम कर रहे हैं, जो अर्थ के सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पर एक बल लगा रहे हैं ऊपर से। इट मे बी मेजर्ड एट एनी सरफेस। आप इसको किसी भी सतह पर, सरफेस पे माप सकते हैं। देयरफॉर द टोटल मास ऑफ एयर कॉल्यूम above the surface, कॉल्यूम में हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल्यूम। व्हाट इज द कॉल्यूम?
कॉलम क्या होता है? कॉलम का मतलब हो गया इस तरीके का, जब आप बनाते हैं इस तरीके, तो मेरा टेढ़ा हो गया थोड़ा, इस तरह का देखिए, ऐसे और ऐसे कॉलम कॉलम की तरह बनाते हैं यहाँ पर, इस तरह से कॉलम बनाते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि कॉलम में मेजर करेंगे यहाँ पर, जब हम कॉलम की बात करते हैं यहाँ पे, सो वहाँ पर हम लोग इसको मेजरमेंट में देते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कंप्रेस्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, हमें कंप्रेस करना पड़ेगा, सबको नजदीक लाना होगा तभी हम प्रेशर मेजर कर पाएंगे। एंड दिस एयर प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस वेरीज फ्रॉम प्लेस एंड ओवर टाइम, हर जगह पे और ओवर टाइम में ये क्या होता है, वेरी करता है, चेंज होता है। द एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर वायु दाब के मेजरमेंट करने का एक यंत्र है, एक कैसा है आप बोल सकते हैं, मेजरमेंट करने का एक डिवाइस है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरिंग यूनिट इज मिलीबार, अगर यूनिट की बात करेंगे तो मिली बार में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, नॉर्मली बार होता है, छोटा वाला मिली बार होता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल, कहाँ हमें ज्यादा देखने को मिलता है जी? तो समुद्र के सतह पर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। द स्टैंडर्ड सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ओ माय गॉड, 1013.2 MB मिली बार, मतलब एक बार बोल सकते हैं। इट इज बिकॉज एबव सी लेवल, इस सवाल पूछेगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समुद्र के सतह के ऊपर जो थिकनेस होता है ना एटमॉस्फेयर का, वो ज्यादा होता है। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कर रहा हूँ? वहाँ खुला मौसम होता है, खुला होता है, तो वहाँ समुद्र की सतह के ऊपर जो मोटाई होती है वायुमंडलीय परत की, वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट कर लो या आगे सवाल आएगा तो यहाँ पर ध्यान रखना। यू माइट हैव गॉन टू सम हिल स्टेशन, आप बहुत सारे हिल स्टेशन गए होंगे जो पहाड़ी वाले इलाके हैं। दोज हिल स्टेशन हैव मोर हाइट देन प्लेन और सी कोस्ट, तो उनकी हाइट तो ज़्यादा होती है समुद्र के मुकाबले। हेंस द एयर प्रेशर ओवर हिल स्टेशन इज लेस बिकॉज एयर पार्सल इज लेस एंड द प्रेशर इज लेस। तो भाई जैसे जैसे आप ऊंचाई में बढ़ेंगे तो वैसे वैसे थिकनेस कमते जाएगी ना। आप जैसे जितना नीचे आ रहे हो तो मोटाई बढ़ते जा रही है, जितना ऊपर जा रहे हो तो ऊपर ही आपको, तो नीचे वाला हवा तो आपको टच ही नहीं कर रहा है। भाई आप बताइए, आपके सर के नीचे जो हवा आपके सर के ऊपर कोई प्रेशर लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। मान लो कि ग्लास पे आप खड़े हो, तो ग्लास के नीचे वाला कोई भी आदमी आपके सर के ऊपर हाथ रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। लेकिन जो आपके ऊपर कोई है वो आपके सर के ऊपर हाथ रख देगा। तो वही सेम केस यहाँ पर है। तो पूछेगा कि हिल स्टेशन जाएंगे तो वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होगा ज्यादा होगा, तो वहां वायुमंडलीय दाब कम होगा, ठीक है, क्योंकि थिकनेस वायुमंडल की कम जाती है, परत की जो मोटाई होती है। लेकिन अगर आप सी लेवल पे जाते हैं, समुद्र लेवल पे जाते हैं, तो भाई वहां पर हमें एक चीज समझ में आती है कि जी वहां पर क्या है कि मोटाई थिकनेस ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या है, वायुमंडलीय दाब ज्यादा है। जैसे कि इस तरह के इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि देखिए, अगर आप ये सी लेवल पर हैं तो यहाँ पर देखिए इतनी मोटाई है, ये देखिए इतना है। लेकिन अगर आप वही किसी हिल स्टेशन पे आ जाते हैं तो बस इतना ही थिकनेस रह जाता है, यहाँ पर कितना ही रह जाता है। तो ये रीजन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा है। और इसके पीछे चलिए कुछ और चीजें हम आपको समझाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ तो मैं साइंस से रिलेटेड बातें करूंगा आपसे। अच्छा, अब देखिए कॉन्सेप्ट होता है, इसको पास्कल्स लॉ भी कहते हैं, और इसको और भी चीजें हैं। आप इतना समझिए कि बैलेंस करने के लिए मैं आपको बस समझा रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को। अक्सर आप पहाड़ हो जाते हैं, नाक से खून फेंक देता है, नाक से खून खून क्यों फेंकता है, इसके पीछे मैं कारण आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। देखिए होता क्या है ना, जैसे मान चलिए ये हमारा एक लेयर है, तो देखिए जो प्रेशर अंदर से लगेगा वही प्रेशर बाहर से लगता है, तो बैलेंस रहेगा। अब ये समझिए ये अंदर है, ये क्या है, अंदर का, शरीर के अंदर का हिस्सा है, और ये बाहर का हिस्सा है। ठीक, मेरी बात ध्यान समझिएगा, फिजिक्स को डिटेल में पढ़ना होता है इसके बारे में। तो पढ़ाते हैं चैप्टर इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। तब होता क्या है, इस चीज को समझिएगा कि अभी दोनों बैलेंस है। अब देखिए आप चले गए पहाड़ पे, कहाँ चले गए, पहाड़ पे चले गए। तो पहाड़ पे चले गए
तो देखिए दोनों में से इसको मैं 1 कह देता हूँ अंदर वाले को, और बाहर वाले को 2 बोल देता हूँ। देखिए 1 और 2 अभी दोनों इक्वल है, इसलिए बैलेंस है। सोचिए अगर अगर 2 कम हो जाए, ये क्या हो जाए, कम हो जाए, तो जैसा ही 2 कम होगा तो ऑटोमेटिक 1 बढ़ जाएगा, तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे अंदर जो लिक्विड है मतलब ब्लड है वो क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, यानी नाक से खून निकल जाएगा। यही रीजन है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस फेनोमेनन। ये कारण हो जाता है। ये खाना बनाने में काफी देर लगता है। क्यों? जैसे खाना बना रहे तो ऊपर वाला जो प्रेशर है वो तो कम गया है और नीचे वाला ज्यादा हो गया, तो भी प्रॉब्लम आता है कई बार। ठीक है, तो यही कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू इसमें आता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो इसमें जो है कुछ चीजें और बताई गई है। कहा गया है कि एयर प्रेशर कैन बी शोन बाय आइसोबार लाइंस ऑन वेदर मैप। तो जो मौसम का वेदर का मैप होता है, मानचित्र होता है, उसमें वायु दाब को आइसोबार से दिखाते हैं। आइसोबार मतलब खड़ी खड़ी लाइंस होती है, उससे दिखाते हैं। इट मीन्स ऑल द प्लेसेस विथ सेम एयर प्रेशर इज ज्वाइंड बाय ए लाइन एंड लाइन इज नोन एज आइसोबार। जितने भी प्लेसेस है सभी एक ही जैसे एयर प्रेशर से ज्वाइन होते हैं, एक लाइन से ज्वाइन होते हैं, जिसको हम लोग आइसोबार कहते हैं। मेनली दे आर 2 टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 2 तरह का एटमॉस्फेरिक यानी वायु दाब होता है। पहला होता है हाई प्रेशर, दूसरा होता है लो प्रेशर। एक उच्च दाब हो गया, एक निम्न दाब हो गया। सो द प्रेशर वेरिएशंस कैन बी आइडेंटिफाई बाय द शेप ऑफ आइसोबार। तो उस आइसोबार के शेप से हम बता सकते हैं कि वहां पर उच्च दाब है या निम्न दाब है। ऑन द अर्थ सरफेस एन एरिया विथ मोर एयर इज नोन एज हाई प्रेशर। देखिए धरती के जिस सतह पे, ध्यान सुनिएगा, धरती के जिस सतह पर जो है, जहां पे हवा का ज्यादा एरिया है, खुला हुआ है, पूरा मैदानी इलाका ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। एन एरिया विथ लेस एयर इज नोन एज लो प्रेशर। जिस एरिया में हवा कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, सीधी सी बात है। इन हाई प्रेशर सिस्टम प्रेशर डिक्रीज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। अगर हाई प्रेशर सिस्टम में आते हैं तो प्रेशर कैसे घटेगा, बाहर की ओर, आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की ओर घटेगा। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूँ। आप एक सर्किल एज्यूम कीजिए, ठीक, उस सर्किल के सेंटर से, जैसे आप खड़े हैं कहीं भी, तो प्रेशर कैसे घटता जाएगा, तो सेंटर से बाहर की ओर घटेगा, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ रहा है ना, दबाव पड़ते जा रहा है, दबाव पड़ते जा रहा है। ठीक है, इन द लो प्रेशर सिस्टम प्रेशर डिक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर। लो में क्या होगा, प्रेशर किधर घटेगा, सेंटर की तरफ घटेगा। अब इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा आपको, इस लाइन का मतलब। दिस हाई एंड लो प्रेशर द रिजल्ट टेम्परेचर डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको क्या कहा है, लेट बी सपोज, मान लेते हैं कि ये एक रीजन बना देते हैं और ये एक रीजन बना देते हैं। ध्यान समझिएगा इसको। अब हमने कहा कि जी हाई प्रेशर की बात करते हैं, तो हाई प्रेशर की बात करते हैं, मान लो इधर से हाई प्रेशर आया, ये हाई प्रेशर दे रहे हैं, ये है सेंटर अपना, हाई प्रेशर सेंटर है अपना। तो हाई प्रेशर के केस में क्या होगा, यहाँ से प्रेशर दबाव दे रहे हैं, यहाँ पर आप दे रहे हैं ना, तो इधर से क्या होगा, इधर की तरफ जाएंगे तो, इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर को कम करता जाएगा। इसलिए लिखा था इन हाई प्रेशर सिस्टम प्रेशर डिक्रीज आउटवर्ड, बाहर की तरफ प्रेशर कम, दबाव पड़ेगा तो इधर निकलेगा ना ये। अब लो प्रेशर में देखिए ये सेंटर है, इधर की ओर प्रेशर कम लग रहा है, कम लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इन लो प्रेशर सिस्टम प्रेशर डिक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब इधर वाला जो प्रेशर लगेगा ना, इधर वाला, ये क्या कर देगा, इधर वाला प्रेशर कम होता जाएगा, सेंटर की तरफ कम होता जाएगा। तो इतना कुछ नहीं, बस लाइन को ध्यान रखिए, और कोई ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, टेम्परेचर का, तापमान का। सो विच इज डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस आता है, द टू प्लेसेस ऑन द सरफेस, धरती कोई भी सतह पे दो जगह, इज नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन देखिएगा कुछ होगा, प्रेशर का मतलब तो दाब ही होता है,
तो उसका देखिएगा प्रेशर ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट का वर्ड देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए हिंदी मीडियम वाले। द प्रेशर ग्रेडियंट इज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ओवर स्पेस। वहाँ पर जो जगह जगह पे जो अलग अलग हीट का जो डिफरेंस दिखाई देता है उसकी वजह से जनरेट होता है। थ्रू द स्टडी ऑफ स्पेसिंग बिटवीन आइसोबार्स वी कैन अंडरस्टैंड प्रेशर ग्रेडियंट्स। अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक कॉमन सवाल आपसे है, सर्दियों में जो हीटर होता है ना, गर्म करता है कमरे को, तो उसको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप हमेशा नीचे रखिए, जबकि गर्मियों में जो एसी होता है उसको हमेशा सजेशन दिया जाता है कि हमेशा टॉप यानी कि जहाँ भी ऊंचाई हो छत वगैरह का वहाँ पे लगाइए। क्या कारण है इसके पीछे? कोई रीजन आप जवाब दे सकते हैं? तो इसका रीजन ये है कि गर्म हवाएं हमेशा जैसे ही गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, अब देखिए कोई बॉयलर जला रहे हैं, बॉयलर चला रहे हैं या फिर आप हीटर चला रहे हैं, तो नीचे की जितनी हवाएं होंगी गर्म होगा और वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, पूरा कमरा गर्म हो जाएगा। गर्मियों में एसी को कॉर्नर यानी साइड में इसलिए लगाते हैं ऊपर में कि नीचे की जितनी गर्म हवा है उसका नीचे ऊपर उठेगा और उस गर्म हवा को एसी बाहर निकाल देगा, जिससे पूरा कमरा ठंडा रहेगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये जो सिस्टम है, ये बड़ा फैक्टर है, अभी आगे आएगा यहाँ पर। सो स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर ओवर लार्ज स्पेस इंडिकेट वीक ग्रेडियंट। देखिए स्मॉल डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस है प्रेशर में और एरिया बड़ा है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि ग्रेडियंट कमजोर है। जबकि क्लोज स्पेसिंग आइसोबार्स, अगर आइसोबार्स नजदीक नजदीक है, वो स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट को दिखाता है। तो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि जो आपका वीक ग्रेडियंट है और स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, उसका क्या फर्क है। स्मॉल जो कमजोर वाला होगा उसमें हम ये बोलेंगे कि जो डिफरेंस है प्रेशर्स में वो कम है, एरिया बड़ा है। जबकि नजदीक नजदीक कर देंगे आइसोबार्स को तो हाँ बोलेंगे, सीधी सी बात है, आइसोबार जितना नजदीक होगा आइसोबार में वो लाइन जो मैप पे आप देखते हैं। एज एयर इज कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, आप जानते हैं एयर को दबाया जा सकता है ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, धरती भी तो उसको गुरुत्व से अपनी तरफ खींचती है। तो मोस्ट डेंस नियर ग्राउंड सरफेस, तो ग्राउंड पे सबसे ज्यादा, अब धरती फाड़ के अंदर तो हवा नहीं जाएगी ना, लेकिन खींचती है तो नीचे जरूर आती है। मोर एवर ऑल्सो डिक्रीज रैपिडली विथ हाइट, हाइट के हिसाब से फिर घटता भी है, जितना ऊपर जाएंगे वो घटता जाएगा। यहाँ पर सीधी सी बात, अभी आपने पढ़ा ना हिल स्टेशन पे जाते हैं तो कम हो जाता है, जितना ऊपर जाएंगे घटता जाएगा। ठीक है, तो लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर मोशन, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह का जो लाइन में बना रहा हूँ, और एक वर्टिकल होता है जो कुछ इस तरीके का, इसको वर्टिकल कहते हैं। जो ऐसे खड़े होते हैं तो वर्टिकल, सो रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल। तो एयर का जो मोशन है दो तरीके का है। सर हॉरिजॉन्टल तो समझ में आता है, अच्छा वर्टिकल भी होता है? बिल्कुल वर्टिकल भी होता है, और हम बोल सकते हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन। कई बार कन्वर्जेंस होता है, दो हवाएं मिल जाती है, कई बार दो अलग अलग चले जाते हैं। whenever winds flow towards each other, या तो कन्वर्ज करेगा या तो एक दूसरे से क्या करेगा, बिसाइड्स, एक दूसरे के पीछे रहेगा। when surface wind diverge the mass subsidence of the air, तो अलग भागों में बढ़ जाएगा। ascent and subsidence is an example of vertical motion। अब ये ascent और subsidence के बारे में हम जानेंगे क्या कुछ जाता है। ये ascent और subsidence का नोट कर लो, इसका हिंदी में सर्च कर लेना। देखो जब मैं पढ़ा रहा हूँ जो वर्ड बोलता हूँ लिख लिया करो, उसका हिंदी देख लेना, आप अपनी बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का हिंदी जो होता है, एक मुझे लगता है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होगा और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑन वेदर मैप, है ना, वेदर मैप पे फॉर डेजिनेटेड प्लेस, एक प्लेस पे वेयर सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉम्प्लीटली हाई, जहाँ सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। सो प्रेशर एक्सप्रेस्ड विद सिंबल एच, एच लिख देगा, एच मतलब यहाँ पर ज़्यादा है जब भी आप मैप देखेंगे, और जब लो प्रेशर होगा वहाँ पे तो वहाँ पर एल लिख देगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर देखिए इस पिक्चर को समझते हैं थोड़ा सा, और इस पिक्चर को समझने के लिए थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दोनों तरह के मूवमेंट को दिखाया गया है, और इन दोनों मूवमेंट में इस बात को समझिए यहाँ पे किस तरह की चीज़ें यहाँ पर है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैसे लो प्रेशर बन रहा है और कैसे हाई प्रेशर बन रहा है। तो बीच में एक लाइन दे दें ज़्यादा अच्छा है। देखिए बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग इस तरीके के, एक लो प्रेशर का केस है और एक हाई प्रेशर का केस है। लो प्रेशर के केस में हम एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगी कि यहाँ पर ये देखो कन्वर्जन कब है, जब देखो ये दोनों मिलने वाला है। कैसा है?
दोनों मिलने वाला है तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंस बोलेंगे। कन्वर्जेंस आप लिख लो हिंदी मीडियम वाले, उसका हिंदी आप गूगल पे सर्च करना, आपको बुक पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी। और ये देखो ये है डाइवर्जेंस, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज डाइवर्जेंस, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस केस में कब एसेंट बनेगा कब सब्सिडेंस बनेगा ये हमें समझना पड़ेगा। अब इसको समझिए थोड़ा सा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इधर से हवा आएगी, इधर से हवा आएगी, दोनों मिलेगा, और यहाँ जो है एसेंट है यानी कि अपवर्ड है, अपवर्ड है, तो सारी हवाएं ऊपर के उड़ जाएगी, सारी हवाएं ऊपर के उड़ जाएगी। इधर से आया, इधर से आया, दोनों तरफ से आया, जब मिलेगा ऊपर के उठेगा तो यहाँ लो प्रेशर होगा, यानी अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपके ऊपर तो लो प्रेशर लगेगा। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है सीन, यहाँ सीन क्या है कि ये हवाएं इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, लेकिन उन सारी हवाओं को ये नीचे की ओर लेके आ रहा है, नीचे के, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, सीधी सी बात है ना भाई। हर जगह नीचे नीचे की जाएगा तो ये मुड़ेगा भी ऐसे करके तो नीचे ही तो आएगा, यहाँ पर हवाएं नीचे ही तो आएगी, लेकिन यहाँ पर सारी हवाएं ऊपर की ओर जाएगी। तो ये हमें समझना है कि जब हमारे ऊपर, अगर आप यहाँ खड़े हैं, हमारे ऊपर प्रेशर कब ज़्यादा लगेगा कब कम लगेगा, इस बात को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए हम इंटेक्स क्वेश्चन 7.1 पे सक्सेसफुली आ चुके हैं, और यहाँ लिखा है द लो प्रेशर रीजन आर एसोसिएटेड विद क्लाउड। जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ हमें क्लाउड्स देखने को मिलता है, प्रेसिपिटेशन, थोड़ी बूंदाबांदी, वाइल द हाई प्रेशर सिस्टम जनरली एसोसिएटेड, कहाँ चले गए जी, while the high pressure system is generally associated with dry weather। जहाँ हाई प्रेशर होगा सीधी सी बात है वहाँ मौसम सूखा रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। मोस्टली क्लियर, आसमान भी साफ रहेगा, और लॉन्गर ड्यूरेशन टेम्परेचर चेंजेज, लंबे समय में टेम्परेचर चेंज होगा, ड्यू टू ग्रेटर रेडिएशन एट नाइट एंड ग्रेटर सनशाइन ड्यूरिंग द डे। तो रेडिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा रात में और सनशाइन ज़्यादा दिन में होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट का लाइन है कि कब प्रेसिपिटेशन होगा कब क्या जाएगा। जैसे सर्दियों में देखते हैं तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, बारिश बूंदाबूंदी, कई बार बरसात में भी होता है, क्लाउड नज़दीक आ जाते हैं, यानी कि वहाँ पर हाई कैसा है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर केस में ही बनता है। हाई प्रेशर केस में तो दबाव रहेगा ना, दबाव रहेगा सब चीज़ साइड हो जाता है। और यहाँ से इंटेक्स क्वेश्चन 7.1 है, इसको पढ़िएगा, इसको बनाइएगा जो भी यहाँ पर है, और यहाँ से फिर हम अगले क्लास से बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्टिंग है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। जैसे ऊंचाई हो गया, तापमान हो गया, धरती का घूर्णन हो गया, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं जल वाष्प हो गया, वाटर वेपर हो गया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि इनकी वजह से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेज आते हैं या देखने को मिलते हैं। अपना फीडबैक जरूर देंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग जैसा भी काम करेंगे, जैसा काम करेंगे मतलब जैसा आप फीडबैक देंगे, जैसा कमेंट करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि हम कितना काम आपके लिए सही कर पा रहे हैं, क्या आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है, और कैसे जो है हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएँ और आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इस पर काम कीजिएगा ताकि अगली बार जब आएँ तो आपको ज़्यादा समझ में आए।